हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पिछले साल बोर्ड एग्जाम जो विज्ञान का हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। पेपर्स की कई सीरीज होती है। ये 824 IL वाला है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें पेपर में आपको जो टाइम मिला हुआ है वो 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया गया है और 3 घंटे 15 मिनट में जो 15 मिनट हैं शुरुआत के वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। प्रश्न पत्र 2 खंड में हैं, खंड आ और खंड बा। खंड बा जो है 3 भागों में बटा हुआ है, खंड आ भी 3 भागों में बटा हुआ है। प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको OMR शीट पर देना है। 4 विकल्प दिए होंगे, सही विकल्प को चुन करके नीले या काले बॉल पॉइंट पेन से, ठीक है, इसको आपको करना होगा। फिर सही विकल्प का गोला जो है OMR शीट पे काला करना होता है। अगर आपने कोई उत्तर दे दिया तो उसके पश्चात उसे काटे नहीं, इरेजर और व्हाइटनर का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। जो खंड आ है उसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके निर्धारित अंक दिए गए हैं। जो आपका खंड बा है ये लिख करके कॉपी पर हल करने हैं प्रश्नों को, ठीक है, और सभी प्रश्न हमारे हैं। आगे चलते हैं। देखिए, ये खंड आ का पहला प्रश्न यहां पर दिया हुआ है। किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करना है। ध्यान देंगे, यहाँ पे दर्पण है तो दर्पण के हिसाब से ही सोचेंगे, ठीक है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हुआ बच्चों? आभासी और आकार में बड़ा। देखिए, आभासी प्रतिबिंब अवतल और उत्तल दोनों दर्पणों में बनता है, लेकिन अवतल का जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी के साथ साथ बड़ा भी होता है। छठी स्थिति जो होती है उसी में आभासी अवतल में बनता है, जिसमें वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी होती है। तो ये इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे। किसी वस्तु का आभासी और आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे लेंस की बात चल रही है, ठीक है। लेंस जो होता है वो आभासी और बड़ा एक स्थिति में बनता है, उत्तल लेंस में। बाकी 5 स्थितियों में हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो इसका सही उत्तर है उत्तल लेंस। अगला प्रश्न देखेंगे। आकाश के नीले रंग के दिखने का क्या कारण है। देखिए बच्चों, आकाश में नीला रंग, जो सूर्य से प्रकाश आता है श्वेत प्रकाश आता है, लेकिन ये वायुमंडल में जब प्रवेश करता है तो गैस के अणुओं द्वारा प्रकाश की तरंगों का प्रकीर्णन हो जाता है। तो अग्नि वाले का ज्यादा प्रकीर्णन होता है, उससे कम नीले वाले का और सबसे कम लाल वाले का। तो हमारी चूंकि आंखें नीले रंग के लिए ज्यादा संवेदनशील हैं तो हम आकाश को नीला देख पाते हैं। तो इसका कारण है प्रकीर्णन। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, चौथा प्रश्न है। प्रकाश की चाल अधिकतम होती है
कौन से माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? देखिए, प्रकाश की किरणें विद्युत चुम्बकीय किरणें होती हैं, तरंगे होती हैं। इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, बल्कि माध्यम में ये स्लो चलने लगती हैं, धीमी चलती हैं। तो निर्वात में ये सबसे अधिक तेज स्पीड से चलती हैं। तो ये उत्तर इसका चौथा वाला निर्वात सही है, डी। फिर इसमें आप देखेंगे 5वां प्रश्न है, यदि 3 विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उन सभी में निश्चित रूप से एक ही मान होगा। कौन सा उत्तर सही है? प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा, जो प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा है वो एक समान होती है। श्रेणी क्रम में जब भी जोड़ेंगे धारा एक समान होगी। अगले प्रश्न को देखेंगे, किसी विद्युत प्रतिरोध में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की इकाई, तो विभवांतर की इकाई जो होती है वो कौन सी है? देखिए आप, वोल्ट। हाँ, ये सही उत्तर है। फिर आप देखेंगे एक 7वां सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा। तो चुंबकीय क्षेत्र में एक तार रखा है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, वो 90 डिग्री पर रखा हुआ है, ठीक है, 90 डिग्री पर। तो इस पर धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा, आपको पता है कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है, तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत अगर तो कोई धारावाही तार रखा है तो उस पर लगने वाले बल की दिशा आप अंगूठे से बताते हैं। तर्जनी को रखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और मध्यमा उंगली को लंबवत रख रहे हैं धारा की दिशा में, तो जो हमारा अंगूठा है वो धारावाही चालक पर लगने वाले बल को दिखाता है। तो लंबवत दिशा में लगता है, तीनों दिशाएं आपस में लंबवत होती हैं, तो इन दोनों दिशाओं के लंबवत वाला उत्तर मुझे सही लग रहा है, ये वाला। अब आप अगले पेज पर आते हैं, ये उपभाग 2 खंड 2 है। एल्केनों का सामान्य सूत्र, एल्केनों का सामान्य सूत्र क्या होगा? तो देखिए, आपने हाइड्रोकार्बन 3 तरह के पढ़े थे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो जो एल्केन है उनका सामान्य सूत्र इसमें पूछा गया है। तो अगर कार्बन N है तो वो दूने में 2 अधिक होते हैं, ये वाला सही लग रहा है, बी। आगे आते हैं, 9वें प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में सजातीय श्रेणी है, सजातीय श्रेणी में CH2 का अंतर होता है, तो इसमें कौन सा आपको सही दिख रहा है? मुझे लगता है ये वाला जो है, इसमें आप अंतर देखें, कार्बन का 1 अंतर है और 2 हाइड्रोजन के अंतर है, तो यही उत्तर सही है।
आगे बढ़ते हैं। पर इसके सही विकल्प चुनने हैं आपको। इसमें ढूंढिए किस और भाग में ऐसा है। यहां पर आप देखेंगे CH2OH, इसमें कार्बन 2, एक अंतर है। यहाँ पर एक अंतर दिख रहा है कार्बन कार्बन का। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कोई अंतर नहीं पड़ा। 4 यहाँ भी थे, 4 यहाँ भी हैं, तो इसको तो नहीं कह सकते। इसमें देखिए ये एल्डिहाइड है, उसी समूह का ये भी एल्डिहाइड है। और यहाँ भी फॉर्मेल्डिहाइड ये दिख रहा है। ये दोनों एक ही समूह के लग रहे हैं। इसमें CH2 का यहाँ पर और यहाँ पर CH2 बढ़ गया है। यहाँ केवल हाइड्रोजन था, CH2 का अंतर है, CH2 का अंतर दिख रहा है इसमें। तो एक तो ये वाला सही है, दूसरा ये वाला सही है। तो इस प्रकार आप देखेंगे हमें इसमें कौन सा उत्तर चुनना चाहिए। सही विकल्प का उत्तर हुआ फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड यहां पर दिख रहा है, तो हम लोग को यही उत्तर चुनना चाहिए, डी वाला। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न 10 है, निम्नलिखित में कौन सा धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है। देखिए ज्यादातर धातुएं अम्ल के साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, लेकिन ठंडे पानी के साथ ही जो मुक्त करे वो ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, ज़्यादा क्रियाशील। तो इसमें तांबा सोना कम क्रियाशील हैं, एल्युमिनियम भी कम क्रियाशील है, जो पोटेशियम है ये अधिक क्रियाशील है। तो यही पानी के साथ, ठंडे पानी के साथ भी क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। 0 pH वाला विलयन होता है। 11वां प्रश्न है, 0 pH वाला विलयन। तो 0 pH वाला विलयन कौन सा हो सकता है। देखिए जो उदासीन होता है उसका pH वैल्यू 7 होती है, लेकिन जो अम्लीय होते हैं उनका pH मान 7 से कम होगा। तो 0 pH वाला सबसे प्रबल अम्ल होता है। ठीक है, तो ए वाला इसका सही है। सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरिम की उपस्थिति में CO2 तथा H2O के संयोजन से कौन सा यौगिक बनता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूछ रहे हैं। इसमें आप जानते हैं कि CO2 और H2O आपस में मिल जाते हैं तो बनता है ग्लूकोज, C6H12O6, C6H12O6। तो वो कहाँ पर दिया है, ये ग्लूकोज। फिर आते हैं 13वें प्रश्न पर। 13वें प्रश्न में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने में कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है। तो ये दिया हुआ है CH3CONA, सोडियम एसीटेट। तो
तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर है NaOH। पौधे में फ्लोएम का कार्य होता है। पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। अगला प्रश्न है मनुष्यों में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? जैसे ही हम खाना खाते हैं लार में कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा मुख से। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? 16 प्रश्न में यह लिखा हुआ है पादप हार्मोन। तो पादप हार्मोन कौन सा है? यहाँ आप देख रहे हैं ये थायरॉक्सिन, जिबरेलिन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन। तो जिबरेलिन ये पौधों में बनने वाला हार्मोन है। अगला प्रश्न है वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा परागकोश के अंदर बनता है? बाह्यदल पुंज, परागकण, अंडाशय, भ्रूणकोश। तो परागकोश के अंदर बनते हैं परागकण। ये वाला आंसर सही हुआ। फिर अगला प्रश्न है पुष्प का जनन अंग है। पुष्प का जनन अंग है। बच्चों इसमें ऑप्शन दिए हैं बाह्यदल पुंज, दल पुंज और लिखा है जायांग और लिखा है तना। तो ये जो जायांग है जिसे हिंदी में आप स्त्रीकेसर भी कहते हैं, ये वाला सही है। फिर है वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है। तो बच्चों वायुमंडल में सबसे ऊपर एक ओजोन परत होती है जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। इनको यूवी रेडिएशन या अल्ट्रावायलेट किरणें भी कहते हैं। तो ये वाला उत्तर भी सही है। फिर बच्चों जो अगला खंड खा है उसमें कुछ बड़े प्रश्न हैं जो कॉपी पर करने हैं। इससे पहले ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न थे ये आपको कॉपी पर नहीं करने होते हैं। ये जो ओएमआर सीट आपको मिलेगी उस पर सावधानी पूर्वक सही उत्तर को भरना होता है।